नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर टेक टॉक्स के एक और एपिसोड के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टेक टॉक सीरीज आपको आपके टेक्नोलॉजिकल गैप्स के ऊपर एक पूरी ब्रीफिंग सी देती है। जैसे ऐसे हम लोगों ने इसको तैयार किया है। टेक टॉक्स एक ऐसा प्रोग्राम भी बनता जा रहा है जिसको लोग फॉलो करते हैं, शायद नई नई चीज़ों को जानने के लिए भी, और साथ ही में टेक्नोलॉजी के जो लूप होल्स हैं, जो गैप्स हैं, उनके बारे में लॉ क्या कहता है, उनके बारे में इंडस्ट्री क्या बोलती है, इसको समझने के लिए भी हमारे साथ इस सेट के ऊपर मौजूद रहते हैं JSPL के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर नवीन धाम। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर नवीन धाम एक कंप्लायंस एक्सपर्ट हैं और साथ ही में इस शो के जो सूत्रधार भी कह सकते हैं जिनको, क्योंकि उन्हीं की बताई गाइडलाइंस के ऊपर इस शो का फॉर्मेट डिजाइन किया गया है। कंप्लायंसेस एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसको जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे इस बदलते हुए डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। क्योंकि इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर कंप्लायंसेस अगर नहीं होंगे तो हम कहीं ना कहीं ऐसे रैंसमवेयर के हाथों मार खाते रहेंगे जहां हम अपनी गाड़ी कमाई, मेहनत की गाड़ी कमाई, उनकी भेंट चढ़ाते रहेंगे। साथ ही में हम कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री के किसी पेचीदा टॉपिक को हम लोग आपके सामने जरूर हाजिर करें हर एपिसोड के अंदर। और इस बार जो हम लोग आपके सामने सब्जेक्ट लेके आए हैं वो है गेमिंग। गेमिंग अपने आप में एक इंडस्ट्री है जी, उसको सरकार ने भी गेमिंग इंडस्ट्री के रूप में स्वीकार भी किया है। गेमिंग के अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्लस एट द सेम टाइम वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लोग कई दफा जब फॉलो नहीं करते तो हम पाते हैं कि हम लोग किसी ना किसी कानूनी दायरे के अंदर घेरे जाते हैं। तो इन चीजों से हम कैसे बच सकते हैं, ऐसे कौन से लॉज हैं जिनको फॉलो करना गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझाने के लिए आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट मौजूद रहेंगे इस सेट के ऊपर, और उनका नाम है हिमांशु विज। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिमांशु से हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे लॉ हमारे को गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में क्या क्या ताकीद देता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आफ्टर ऑल गेमिंग को एक इंडस्ट्री के रूप में हम क्यों पहचानना चाहते हैं, क्यों जानना चाहते हैं। गेमिंग क्या अपने आप के अंदर इंडस्ट्री है भी या नहीं। तो हिमांशु जी, मेरा प्रश्न यही रहेगा, गेमिंग इंडस्ट्री बोली जाती है, ऐसा क्यों? गेमिंग एक काफी बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो चुका है आज की डेट में। इसके अंदर काफी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो ऑनलाइन गेमिंग हो, चाहे वो स्टिमुलेशन गेमिंग जिसको हम वीडियो गेम्स के तौर पे कह सकते हैं, जो कि एक अपने आप में काफी बड़ी इंडस्ट्री, रेवेन्यू जनरेटिंग इंडस्ट्री बन चुकी है और जिसके साथ काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो यूजर्स के फॉर्म में हो, चाहे वो अदर स्टेक होल्डर्स जो उनके साथ इन्वॉल्व हैं उसके रूप में हो। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि गेमिंग एक अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। डॉक्टर धाम, मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि कंप्लायंस की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं डेटा की सिक्योरिटी की। अब गेमिंग के अंदर ऐसा कोई डेटा तो है नहीं जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है। एक फ्लोटिंग इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग यूज करते हैं और फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कंप्लायंसेस क्या काम करती हैं? कंप्लाइंसेस के अकॉर्डिंग जो है, गेमिंग जहाँ तक बात आती है, गेम्स की वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स भी हो सकते हैं जो अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं तो वो आपको आपके सिस्टम को अटैक कर सकते हैं, आपकी डेटा और आपकी इंफॉर्मेशन को बाहर ले जा सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि हर बार जो गेम्स हैं वो सेफ हों, क्योंकि सेफ गेम्स जो हैं वो कुछ ही प्लेटफॉर्म्स हैं, जो जाने माने प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हीं पर होती हैं। बट अगर आप बाकी गेम्स की बात करें, कई बार हैकर भी एक गेमिंग वेबसाइट बनाकर वो आपको दे देता है, जिससे कि आप जब आप उसको खोलते हैं तो एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और वो आपकी इंफॉर्मेशन बाहर लेके चला जाता है। तो इस केस में कंप्लायंसेस ये कहते हैं कि जब हम गेमिंग की वेबसाइट्स पे जाएं तो पहला तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वेबसाइट्स को खोलने ही ना दें। तो उसके लिए हमें काफ़ी सारे कंप्लायंसेस लगाने पड़ते हैं, जिससे कि गेमिंग की वेबसाइट को एक तो ब्लॉक किया जाए, और इन केस कोई जाके कोई चला भी जाता है उस वेबसाइट पे, तो उस टाइम पे जब आपका सॉफ्टवेयर है जो गेम है, कई बार EXE डाउनलोड हो जाती है जिसे कि आप इंस्टॉल करते हैं, तो डाउनलोड भी उसमें रिस्ट्रिक्ट होने चाहिए। इन केस वो डाउनलोड भी हो गया, डाउनलोड होने के बाद वो
सेटअप जो है चलना ही नहीं चाहिए, ईएक्सी एग्जीक्यूट ही नहीं होनी चाहिए, तो उसके ऊपर भी हमें रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है। तो ये तीन लेवल की रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है, जिससे कि कोई उसको पहले तो खोल ना पाए, फिर डाउनलोड ना कर पाए, डाउनलोड हो भी जाए तो एग्जीक्यूट ना कर पाए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी है कि आपने जो बताया बिल्कुल सही है कि गेमिंग के सॉफ्टवेयर जो हैं वो मिलिशियस हो सकते हैं और कुछ ऐसा मैलवेयर जो है वो डेटा को बाहर ले जाने में सक्षम भी हो सकता है। पर साथ ही में ये भी देखा गया पीछे कि कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो गेमिंग की साइट्स का इस्तेमाल करते रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि नॉर्मल कम्युनिकेशन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ऊपर तो विजिलेंस चेक लगा देती है, राइट। पर इसमें नहीं लगा पाती। तो आप इसमें कैसे मदद कर पाते हैं? इसमें देखिए, हम जो जहाँ तक मदद कर पाएंगे, हम ये जहाँ पर हमने स्टॉप ही लगा दिया है गेमिंग वेबसाइट पे, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में खुले ही ना, तो फिर उसके बाद तो कम्युनिकेशन भी नहीं हो सकती। तो हमारे कंप्लायंसेस होते हैं कि इंडिविजुअल पे नहीं लगते, एक ऑर्गेनाइजेशन पे ही मोस्टली लगते हैं। तो जब वो ऑर्गेनाइजेशन में जो खुलेगा ही नहीं तो कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाएगी, तो हम वहीं पे पहले लेवल पे ही स्टॉप लगा देते हैं, तो कोई भी उस पर कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएगा। चलिए, तो मैं आना चाहूँगा हिमांशु आपके पास ये जानने के लिए कि गेमिंग के अंदर हमारे ऐसे कौन से जो लॉज हैं हम लोग ब्रेक करते हैं जिनके लिए आपके जैसे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है? गेमिंग लॉज के अंदर देखिए, हमें पहले ये समझना पड़ेगा हमारे कंट्री में क्या है। पहली बात तो है कि हमारे देश में दो तरह के हैं, क्योंकि कुछ लॉज हैं, स्टेट अपने लॉज खुद के हैं, और एक हमारा एक सेंट्रल एक्ट है जो स्टेट्स चाहे तो अडॉप्ट कर सकते हैं, जो कि जैसे मुंबई और दिल्ली ने अडॉप्ट किया हुआ है। बाकी हर किसी अपने स्टेट के अपने अपने लॉज हैं, जैसे तमिलनाडु का अपना लॉ है, कर्नाटका का अपना लॉ है, तेलंगाना का अपना लॉ है। तो उनके परव्यू के अंदर जो भी आप प्रोविजंस अप्लाई करते हैं, अगर आप उनकी नॉन कंप्लायंस रहते हैं तो देर आर उसके अंदर प्रोविजंस हैं, जो आपको पीनल प्रोविजंस हैं जो आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं। जी, तो कोई ऐसा केस जो आपके सामने अभी रिसेंटली आया हो, ताकि मैं भी समझ सकूं और मेरे दर्शक भी समझ सकें कि गेमिंग, जैसे कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे कि कुछ परमिसिबल एक्टिविटीज हैं, कुछ नॉन परमिसिबल हैं। जैसे इन मेजॉरिटी जो एक्ट्स हैं, इनके अंदर गेम्स ऑफ स्किल को एग्जेम्पशन प्राप्त की गई है। तो गेम्स ऑफ स्किल वो गेम्स होती हैं जो स्किल बेस्ड गेम होती है, जिसके अंदर प्रिडोमिनेंस स्किल का होता है। और जो गेम्स ऑफ चांस हैं, वो अगर आप जिसके अंदर चांस पे डिपेंडेंट है, कंसिडरेशंस हैं, रिवॉर्ड्स हैं, अगर वो इन्वॉल्व हैं तो वो इन एक्ट्स के दायरे में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डेफिनेशन है, कॉमन गेमिंग हाउस नहीं आप रन कर सकते हैं। कॉमन गेमिंग हाउस की एक डेफिनेशन ये है कि आप कोई भी जगह का मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे वो घर हो, क्लब हो, टेंट हो, जहां पर भी परमिसिबल वो एक्टिविटी नहीं है, अगर आप उसको ऑपरेट करते हैं तो आपको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है। जी, इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा शायद आजकल हम नोट कर रहे हैं कि उसके ऊपर बहुत सी चर्चा गरमाई हुई है मीडिया के अंदर भी। क्या महादेव ऐप जिस तरीके से एक्ट परफॉर्म कर रहा था और जो इसके जो यूजर्स रहे जिनका पैसा डूब गया उनके उनके कंडक्ट की वजह से, क्या ये चीजें भी आपकी जुरिस्डिक्शन में आती हैं, आप कवर करते हैं उनको? इनका जो इम्प्लीकेशन होता है, जैसे ये एक हम कहेंगे कि दो तरह के हम एक्सपेक्ट्स देख सकते हैं। जैसे कि एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं जो लॉ कंप्लायंट करते हैं, विच और जो होते हैं अनरेगुलेटेड को मिशीवियस कह सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि शायद उनमें से एक हो सकते हैं जो अपने कस्टमर्स को ल्यूर करते थे और उनके पैसे नहीं मिल पाते थे। तो इसीलिए इम्पोर्टेंस है कि रेगुलेशन हो, जिससे कि यूजर्स का नुकसान किसी भी तरीके से। अच्छा, तो मतलब किसी भी ऐसी गेमिंग ऐप या टूल से यदि यूजर का किसी भी तरह का नुकसान होता है तो उसका वो उसके अंदर आप फिर जो है हेल्प करते हैं उस नुकसान की भरपाई के लिए या फिर हर्जाने के लिए? ऐसा उनके लिए लॉ में प्रोविजन है कि जस्ट
अगर आप खेल रहे हैं या कुछ गेम प्लेटफॉर्म पे प्ले कर रहे हैं, आपको क्या, आपने अगर कोई पैसा ऐड करा, आप क्या उनको निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं, या स्टक रह गया है, तो ऐसे गलत प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है मार्केट पे, जिसको यूजर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यूजर को टर्म्स कंडीशंस होते हैं हर प्लेटफॉर्म के, उनको पढ़ के समझ के देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म्स हैं जो एक गेमिंग एक्सपीरियंस देते हैं, आपको सही, आपके मतलब लॉ फॉलो करते हैं, आपका उनका रिगरस प्रोसेस होता है, उनका ग्रीवियंस मैकेनिज्म होता है, उनका केवाईसी प्रोसेस होता है, उनका एक स्ट्रक्चर है प्रॉपर। सो उसके अंदर अगर कभी किसी यूजर को कोई दिक्कत हुई तो उसका रिड्रेसल है। पर अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जिसके पास ऐसा कुछ नहीं है, तो यूजर को सावधान रहने की जरूरत है बिफोर गेटिंग, बिफोर वो प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें या उस पे जाके कुछ भी अपनी एक्टिविटी करें। हिमांशु जी, अभी आपने ग्रीवेंसेस की बात करी, तो मैं कहूंगा कि आजकल एक ग्रीवेंस बहुत गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ बहुत प्रचलित है कि उसके ऊपर जीएसटी जो है 28% कर दिया गया है लागू। और काफी बड़ी इंडस्ट्री है सर। इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम लोगों ने देखा कि एक स्टार्टअप से ही करीबन करीबन 70,000 करोड़ की जो है वो आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है हम लोगों ने इनवाइट करी हैं। और ये इसके अंदर गेमिंग का बहुत बड़ा हिस्सा था। एज एन एडवोकेट, आपको नहीं लगता कि ये बड़ा 28% के परव्यू में डाल देना गेमिंग इंडस्ट्री को एक डेटरिंग साबित होगा इस इंडस्ट्री के लिए? आई एम श्योर इट इज काफी हैवी है जीएसटी 28% लागू कर, बट एज ऑफ नाउ अभी हम उस पर कुछ ज्यादा कह नहीं सकते, क्योंकि मैं बस यही कह सकता हूँ कि काफी हार्श 28%। इसका रीजन क्या ये भी है कि ज्यादातर जो गेमिंग साइट्स हैं वो गैम्बलिंग ओरिएंटेड हैं? तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि गैम्बलिंग क्या होती है, क्योंकि हर कोई एक जनरल में लूजली वर्ड यूज कर लेता है, गैम्बलिंग, बेटिंग एंड ऑल, ये सब शब्दों का यूज करते हैं। तो चाहे वो स्टेट, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोर्ट्स हो, उन्होंने काफी क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि गैम्बलिंग क्या होती है, क्या बेटिंग होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि गेम्स ऑफ स्किल जो होती है, एक्टिविटी जो गेम्स ऑफ स्किल से हैं, वो बेटिंग और गैम्बलिंग के परव्यू के बाहर रहती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट्स ने उनको बिजनेस एक्टिविटी कहा है, और उसको आर्टिकल 91G के अंदर प्रोटेक्शन भी दिया है कि अगर कोई एक्टिविटी गेम्स ऑफ स्किल से रिलेटेड है तो वो प्रोटेक्टेड है। तो और यही डिस्टिंक्शन काफी क्लियरली नहीं आ पाता है, या एक कॉमन पर्सन नहीं समझ पाता है कि क्या है। रही बात गेम्स ऑफ चांस की, गेम ऑफ चांस के ऊपर अगर हम कोई गेम्स ऑफ चांस की है, तो वो बेटिंग और गैम्बलिंग के परव्यू में आती है, और उस पे स्टेट्स के पास अपने लॉज हैं। पहले मैंने जैसे बताया कि जो ये एक्ट्स हैं, उनके अंदर मेजॉरिटी ऑफ एक्ट्स के अंदर गेम्स ऑफ स्किल को एग्जेम्पशन मिली हुई है। ओके, ऑलराइट। सो हिमांशु जी, मैं आपको ये बता दूं कि हमारा ये प्रोग्राम जो है, इसके अंदर लगातार हमारे साथ जो हमारे व्यूअर्स जुड़ जाते हैं, कॉल्स करते हैं और पूछना चाहते हैं अपने सवाल आपसे। तो पहला कॉलर हमारे साथ जुड़ रहा है सिद्धिका जी। जी बताइए, आपका क्या प्रश्न है? हेलो डॉक्टर नवीन धाम एंड मिस्टर राजेश, माय नेम इज सिद्धिका फ्रॉम टू टर्मिनस ट्रैवल सर्विसेज। We provide all kind of travel solution in terms of corporate travel, leisure travel and holiday packages, etc. My question for today is, does central government have any role governing online games? Please advise. आज की डेट में रीसेंट डेवलपमेंट है कि पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है, और ये रीसेंट डेवलपमेंट ही है। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मीटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोडल मिनिस्ट्री बनाया है फॉर ऑनलाइन गेम्स इन द कंट्री। उसके लिए बिजनेस रूल्स ऑफ बिजनेस एलोकेशंस हैं, उनको मॉडिफाई करा।
उसके तहत उन्होंने इंटरमीडिएट गाइडलाइंस थी उनको अमेंड करा। उनके अंदर उन्होंने काफी सारी डेफिनेशंस इंट्रोड्यूस करी हैं, चाहे वो ऑनलाइन इंटरमीडिएट डेफिनेशन हो जाए, ऑनलाइन गेम्स की डेफिनेशन हो जाए, ऑनलाइन रियल गेम मनी की डेफिनेशन हो जाए, फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का हो जाए। तो उसका पूरा ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि एक रेगुलेशन आ सके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टू रेगुलेट ऑनलाइन गेम्स। इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, मिस्टर मयंक चौधरी जी, बताइए आपका क्या प्रश्न है। Hello, Dr. Naveen Dham and Mr. Rajesh. My name is Mayank Chaudhary. I am from Delhi. I am working with Viva Foods. My question is, how imperative is to regulate online gaming industry? जैसे आपने अभी एग्जाम दिया था कि काफी इम्पोर्टेंट है यूजर्स के पर्सपेक्टिव से कि प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि दो तरह के आज की डेट में जेन्युइन ऑपरेटर्स हैं जो काफी अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देते हैं अपने यूजर्स के लिए। एक है जो कि काफी मिस्चीवियस, जिनको मैं कहूंगा जो काफी मिस्चीवियस वे में ऑपरेट करते हैं, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है कंट्री में, कोई जीएसटी नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, कोई लॉ कंप्लायंस नहीं है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि बस इनोसेंट यूजर्स को ऑनबोर्ड करना और उनका पैसा फंसा देना। और एक तरफ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो काफी स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस पे काम करते हैं, जो कि काफी केवाईसी हो गया यूजर्स का, उनके लिए ग्रीवियंस मैकेनिज्म हो गया, तो काफी सारा चीजों का उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है प्लेटफॉर्म पे। तो ये उन लोगों को जो मिस्चीवियस प्लेटफॉर्म्स है उनको साइडलाइन और उनको हाईलाइट करने का काम करता रेगुलेशन। डॉक्टर साहब, जो हमारा डीपीटीपी एक्ट आया है तो उसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि कंप्लायंसेस जो हैं वो ज़्यादातर एक पर्सनल इंफॉर्मेशन या डिजिटली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है वो काम करती हैं। गेम्स भी तो यूज़र इंफॉर्मेशन को सेव करती हैं, तो क्या वहाँ पर कोई कंप्लायंस ऐसा है जो काम करता हो? बिकॉज नॉर्मली देखा गया है कि इस एक्ट के अंदर भी इतना कोई खास कवरेज हुआ नहीं है। देखिए, गेम्स जब इंस्टॉल होती है तो यूज़र इन्फॉर्मेशन ली जाती है उसमें। तो जब अगर यूज़र इन्फॉर्मेशन ली जा रही है पर गेम्स में कहीं भी वो आगे शेयर नहीं होती, तो अगर इन्फॉर्मेशन आगे शेयर हो रही है तो उसमें कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। राइट, तो वो अगर वो आगे शेयर हो रही है तो कंसेंट की ज़रूरत है, अगर आगे शेयर नहीं हो रही तो कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। तो गेम्स प्लेटफॉर्म जो बना रहे हैं उनको ये ध्यान रखना है कि अगर इंफॉर्मेशन को आगे शेयर कर रहे हैं तो दे शुड एनेबल द कंसेंट मॉड्यूल इन देयर गेम्स एज वेल। जी, इसी बीच एक और कॉलर हमारे को कॉल कर रहे हैं, राहुल रंजन जी। बताइए राहुल जी, आपका क्या प्रश्न है। Hello, Dr. Naveen Dham and Mr. Rajesh. My name is Rahul Ranjan. I am calling from Hyderabad. I am working with a company name is Hiradius Technologies Private Limited. My question is, what are roles of self-regulating body under the IT rules? मैंने जैसे एक्सप्लेन करा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईटी रूल्स को अमेंड किया है, तो उसके अंदर एक क्रिटिकल चीज उन्होंने फॉर्मेशन की बात करी है, वो है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की। तो पहले हमें कि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है क्या। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है कि एक सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 की कंपनी बननी चाहिए। उसके अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पहली बात तो पर्सन ऑफ रेप्यूट के होने चाहिए, एक्सपर्टीज उनका होना चाहिए इस गेमिंग डोमेन के अंदर उनका, और उनको जो भी बोर्ड पर आएंगे उस मीटिंग उनको सर्टिफाई करेगी टू बिकम ऑन द बोर्ड। बिकॉज एसआरबी का जो फॉर्मेशन का काफी क्रिटिकल रोल है। एक एसआरबी बन जाएगी वो तो डायरेक्टली गवर्न होगी अंडर मीटी के, और दूसरी बात वो सर्टिफिकेशन देंगी ये ऑनलाइन ऑपरेटर्स को। तो बेसिकली ये ऑनलाइन ऑपरेटर्स जो, या ऑनलाइन जो डेफिनेशन है आईटी एक्ट में ऑनलाइन इंटरमीडियरी, ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी की, उनको वो अपनी गेम को अप्लाई करेंगे उनके पास फॉर सर्टिफिकेशन। वो फिर देखेंगे कि वो क्या मीटी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं,
तो उनको सर्टिफिकेशन मिलेगा एंड देन और वो उस बेसिस पे ऑपरेट कर पाएंगे, तो उनका काफी क्रिटिकल रोल रहेगा। तो इसमें मैं एक यही चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं जिसमें अगर एक बार कोई ऑर्गेनाइजेशन फंस जाए तो उसका निकलना बहुत मुश्किल है। तो इसमें जब ऑर्गेनाइजेशन किसी प्लेटफॉर्म को चूज़ करे तो वो सिक्योर प्लेटफॉर्म हो। एक मिनट, तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ पर कितना ध्यान दे पाएंगी, क्योंकि अगर आपके एनवायरनमेंट में किसी एम्प्लॉय ने गेम इंस्टॉल कर दी या यूज़ कर दी तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस केस में इट्स बेटर कि आप क्लाउड्स यूज़ करें, ऑनलाइन जाएं, अपनी वर्किंग को ऑनलाइन करें, उस क्लाउड्स को यूज़ करें जहां पर ये पहले से ही सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड है। तो इस केस में जब आप ऑनलाइन चले जाएंगे, अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे, तो आपके ऊपर लिटिगेशन का भी कोई चांस नहीं है। दोस्तों, ये एडवाइस हमारे किसी ऐसे ही व्यक्ति से नहीं आई है, एक कंप्लायंट एक्सपर्ट जो है आपको ये राय दे रहे हैं, तो इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इनकी बातों को अगर गहराई से और समझना चाहते हैं तो इनके नंबर्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। GIS फील्ड कंसल्टिंग डॉक्टर नवीन धाम के से आप संपर्क कीजिए, उनसे जानिए आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ नहीं। और जैसा कि उन्होंने सजेस्ट किया, अपने डेटा को अगर यदि आप क्लाउड पे ले जाएंगे, क्लाउड के ऊपर, ऑनलाइन के ऊपर आपका जो वर्किंग पैटर्न है बिल्कुल फिक्स हो जाता है। आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में काम कर पाते हैं और आप जो है ये रिलीव महसूस करेंगे कि आपका डेटा बिल्कुल सिक्योर है, किसी भी थ्रेट के अंडर आप काम नहीं कर रहे। क्लाउड एक्सेस का मैं जिक्र करना चाहूँगा, हमारे स्पॉन्सर्स हैं। क्लाउड एक्सेस के नंबर्स हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। आप डेफिनेटली एक सिक्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म अगर ढूंढ रहे हैं तो आप इनको चूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने दूसरे कॉलर की तरफ। जी भूषण जी, आप बताइए आपका क्या प्रश्न है। हेलो मिस्टर नवीन धाम एंड राजेश कुमार, माय नेम इज भूषण शर्मा, आई एम कॉलिंग फ्रॉम गुड़गांव, हरियाणा। आई एम वर्किंग विद स्विफ्ट मूव लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड. माय क्वेश्चन इज हाउ डज अमेंडमेंट टू आईटी रूल्स हेल्प द ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्रीज? बेसिकली जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन करा पिछले कॉलर के लिए भी कि जैसे जो आईटी अमेंडमेंट एक्ट, आईटी रूल्स का जो अमेंडमेंट है वो एक काफी होलिस्टिक है, चाहे वो यूजर के लिए हो, चाहे वो आईटी जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं उनके लिए हो, जो कि ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज डिफाइंड है। वो एक रेगुलेटरी रिजीम है जिसके अंदर उनको काफी सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। हमें एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो ये आईटी अमेंडमेंट, आईटी रूल्स की जो अमेंडमेंट है वो पहली बार जब आई थी वो थी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए। तो जो ये ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज हैं उनको जो कंप्लायंसेस हैं, जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए कंप्लायंसेस हैं वो भी करने पड़ेंगे। साथ उनको और कुछ चीजें हैं जिनका खास ख्याल रखना पड़ेगा, जो कि वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के साथ सर्टिफिकेशन लेना, एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को अपॉइंट करना, एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करना, एक ग्रीवियंस ऑफिसर को अपॉइंट करना। तो काफी एक रोबस्ट मैकेनिज्म प्रोवाइड हो रहा है एक आईटी रूल्स के अमेंडमेंट से। तो इसी बीच एक और कॉलर है, उनको ले लेते हैं। जी सागर, आप बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। Hello, Dr. Naveen and Mr. Rajesh. My name is Sagar and I'm calling from Faridabad. I'm working with a consultant organization based out of America. My question is, how can games of skill differentiated from games of chance? Thank you. So, सागर, इसका काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि क्या गेम की बेटिंग क्या है, गैम्बलिंग क्या है। तो उसका डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो इससे लिंक्ड है। गेम्स ऑफ स्किल बेसिकली वो गेम्स होती हैं जिसके अंदर प्रिडोमिनेंटली आपका स्किल का यूज होता है और उस बेसिस पे आप वो गेम को खेलते हैं या कोई एक्टिविटी को करते हैं या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और उस तरीके से अगर उसके ऑपोजिट में अगर हम देखें, गेम्स ऑफ चांस जो है, गेम्स ऑफ चांस में कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं है। उसका 3 क्राइटेरियाज लेट डाउन है कि उसके अंदर एक रिवॉर्ड है, कंसिडरेशन इन्वॉल्व है और चांस का एलिमेंट है जिसके अंदर स्किल कोई नहीं है। अगर जैसे कि रमी को गेम ऑफ स्किल कहा गया है और कॉमन पार्लेंस में जो है वो गेम ऑफ चांस है। तो दोनों भले ही कार्ड गेम्स हैं
बट एक स्किल बेस्ड गेम है रमी, और एक फ्लश या तीन पत्ती एक गेम ऑफ चांस है। तो इसी करके गेम्स ऑफ स्किल को एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड है वेरियस एक्ट्स में, और जो कि वेरियस हाई कोर्ट्स ने या सुप्रीम कोर्ट ने इनको अपहेल्ड भी किया हुआ है। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग आपको आईटी के इन गैप्स के बारे में भी समझाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि टेक्नोलॉजी के हर गैप को हम लोग टेक्नोलॉजी की ही किसी एक टूल से भरें। टेक्नोलॉजी के कुछ गैप्स ऐसे हैं जो कि जुडिशियल सिस्टम हमारी बखूबी निभा रहा है और भर रहा है। सिमिलरली हमारे जो डीपीडीपी एक्ट जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया, वो भी काफ़ी ऐसे गैप्स को एड्रेस करता है और हमारे को एक सुचारू आईटी एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करने का वायदा करता है। इसी के साथ ही हम लोग बढ़ते हैं अपने आखिरी कॉलर की तरफ, बिकॉज टाइम का तकाजा है, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं तुषार भल्ला जी। तुषार, अपना क्वेश्चन पूछिए आप। Myself, Tushar Bhalla. I am calling from Toronto, Canada. I work here with a consultancy company called Deloitte Canada. I have a question for you. What is the importance of the amendment to IT rules in respect to online games? तुषार, मैं इसका आंसर पहले भी कर चुका हूँ। मैं ब्रीफ में रिस्पॉन्ड कर देता हूँ कि काफी अच्छे अमेंडमेंट्स लाए गए हैं गेमिंग इंडस्ट्री को लेके ऑनलाइन, क्योंकि उनके अंदर काफी चीजें को डिफाइन करा गया है, काफी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताए गए हैं। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव अमेंडमेंट्स है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए। बहुत खूब हिमांशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे को इतनी सब चीज़ें बताई और ये जानकारी हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगी, आई एम श्योर। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा से ही हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी गाइडेंस देते आए हैं, कंप्लायंसेस के बारे में समझाते आए हैं। मैं जाते जाते आपसे बस यही कहना चाहूँगा, इस प्रोग्राम को आप इतना पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके क्वेश्चंस इस प्रोग्राम को बनाने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। यदि आप अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमारे को इन नंबर्स के ऊपर डायल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सिमिलरली यदि आप हमारे कंप्लायंस एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं तो उनके नंबर्स हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। डॉक्टर नवीन धाम से आप बात कर सकते हैं, उनकी कंपनी से अपनी कंपनी को सिक्योर करने के लिए राय ले सकते हैं। और यदि आप ऑलरेडी एक सिक्योर प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना डेटा रखना चाहते हैं जहां से आपको उसके उड़ जाने का खतरा नहीं रहेगा, तो क्लाउड एक्सेस के नंबर्स हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इनके नंबर्स को यूज करके इनसे हेल्प ले सकते हैं, अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं विराम देता हूं अपने शब्दों को और इस एपिसोड को यहीं समाप्त करता हूं, पर इस प्रॉमिस के साथ में कि जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नए एक्सपर्ट के साथ में एक नए एपिसोड में। थैंक यू।